हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद चैनल पे। आज हम 7th क्लास का जो आपका फाइनल पेपर होगा उसका सैंपल पेपर हम देखेंगे। पेपर आपका बिल्कुल इसी तरीके से आएगा जिस तरीके का पेपर ये मैं सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि ये डिपार्टमेंट की तरफ से ही आया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहले तो आपके एमसीक्यू होंगे 1 से लेके 15 तक, यानी जो एक नंबर के क्वेश्चन है वो आपके 15 क्वेश्चन है। ठीक है, 15 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। ऑप्शन है ए अर्जेंटीना, बी कोस्टारिका, सी पैराग्वे और डी उरुग्वे। ठीक है, तो आंसर है इसमें इसका बी, जो कोस्टारिका है उसे मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। तो इसका आंसर है आपका बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आमार जीवन नामक आत्मकथा की रचना किसने की। ऑप्शन है ए श्रीमती राजसुंदरी देवी, बी श्रीमती रुकैया हुसैन, सी श्रीमती शोभना पाटिल, डी श्रीमती श्रीन प्रभाकर। तो आंसर है इसका ए श्रीमती राजसुंदरी देवी, इनकी ही ये जीवन कथा है। ठीक है, आत्मकथा है। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का माध्यम नहीं है। ठीक है, इसको जो नहीं वाला इसको ध्यान से पढ़ना है कि इसमें हमसे नहीं पूछा है। ऑप्शन है ए बैंक, बी समाचार पत्र, सी रेडियो और डी टेलीविजन। देखो, आप खुद भी समझ सकते हो कि समाचार का माध्यम कौन कौन से हैं। आपका इसका जनसंचार का माध्यम आपका क्या क्या है। तो देखो, समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, इनसे हमें एक दूसरे से बात करने का या हमें समाचारों का पता लगता है। लेकिन जो बैंक है, बैंक जनसंचार का माध्यम नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, नीचे दो कथन कथन 1 और कथन 2 के रूप में दिए गए हैं। दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 है कि साप्ताहिक बाजार में वस्तु अधिक महंगी होती है। कथन 2 कि साप्ताहिक बाजार में पक्की दुकान नहीं होती। अब आप खुद देखिए कि हमारे सबके घर के आसपास में जो वीकली मार्केट और साप्ताहिक बाजार लगते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो कि जो उसमें जो वस्तुएं होती हैं कैसी होती है, सस्ती होती हैं या महंगी होती हैं। आप खुद सोचते हो उसमें महंगी लिखा है, तो इसका मतलब ये कथन तो गलत हो गया, क्योंकि बाजार में जो साप्ताहिक बाजार होते हैं वहाँ पे वस्तुएं कैसी होती हैं, सस्ती होती हैं। ठीक है, यहाँ पे महंगी लिखा है तो ये आपका गलत हो गया। फिर है कि साप्ताहिक बाजार में पक्की दुकान नहीं होती। जो साप्ताहिक बाजार होते हैं उनमें पक्की दुकानें नहीं होती, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा, इसमें देखो विकल्प देखो कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, जबकि एक गलत और एक सही है, तो ये तो आपका नहीं होगा। फिर है बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं, ये भी नहीं होगा। कथन सी, कथन 1 सही और कथन 2 गलत। ठीक है, और ऑप्शन डी की कथन 1 गलत और कथन 2 सही। तो आप बताओ इसमें क्या होगा। जो हमारा कथन 1 है ये गलत है, तो इसका हमारा ऑप्शन है नंबर डी बिल्कुल ठीक होगा, कथन 2 सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राज्य का प्रमुख डैश कहलाता है। ऑप्शन है ए गृह मंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री और डी प्रधानमंत्री। तो राज्य का जो प्रमुख होता है वो होता है हमारा राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, सही मिलान की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 मई, ऑप्शन बी विश्व पर्यावरण दिवस 5 मई, सी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, डी विश्व पर्यावरण दिवस 5 सितंबर। ठीक है, तो हमारा आंसर है जो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है हमारा 5 जून को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 7, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी सुनामी, ऑप्शन सी तरंगे, ऑप्शन डी ज्वार भाटा। तो आंसर हमारा ऑप्शन डी ज्वार भाटा। ठीक है, जो महासागरीय तरंगे होती है उसका नियम से उठना और गिरना वो कहलाता है हमारा ज्वार भाटा। ये बिल्कुल ये लाइन आपकी ऐसी किताब में लिखी हुई है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी आर्गन और ऑप्शन डी मीथेन। तो देखिए, तो पृथ्वी में सर्वाधिक गैस पाई जाती है वो हमारी नाइट्रोजन, और ये होती है हमारी 78%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए गंगा,
बी हुगली, सी नर्मदा, डी तापी। तो आंसर हमारा बी, जो कोलकाता है, कोलकाता हमारा हुगली नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 10, गलत मिलान की पहचान कीजिए। ए सारा रेगिस्तान भारत, बी लद्दाख भारत, सी कारगिल भारत, डी राजस्थान भारत। आपको पता है ये तीनों चीज़ें लद्दाख, कारगिल और राजस्थान कहाँ पर है? भारत में। और जबकि सारा रेगिस्तान है ये हमारा दक्षिण अमेरिका में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, गलत बताना है तो आंसर हमारा ए होगा। प्रश्न नंबर 11, नीचे दो कथन 1 और कथन 2 के रूप में दिए हैं। दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 है कि नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। सेकंड है कि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का प्रशासन कमजोर हो गया था। विकल्प हैं हमारे कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन बी कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी कथन 1 सही परंतु कथन 2 गलत है। ऑप्शन डी कथन 1 गलत और परंतु कथन 2 सही है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 कि दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नादिर शाह था, नादिर शाह ने दिल्ली में 1739 में आक्रमण किया था। ठीक है, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी के जो शासनकाल में जो मुगल साम्राज्य था वो कमजोर होता चला गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली प्रमुख रूप से उभरी? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी कथकली। ठीक है, तो आंसर हमारा ए, जो कथक है ये वाजिद अली शाह के संरक्षण में ही ये फला फूला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कि दार्शनिक शंकर किस दर्शन के समर्थक थे? ऑप्शन है ए द्वैतवाद, बी अद्वैतवाद, सी विशिष्ट द्वैतवाद या डी द्वैतवाद। ठीक है, तो आंसर है हमारा अद्वैतवाद। जो शंकर थे, शंकर अद्वैतवाद के समर्थक थे। प्रश्न नंबर 15, नीचे दो कथन दिए गए, अभिकथन ए और कारण आर कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए कि तवारीख के लेखकों ने प्राय ग्रामीण जीवन का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, कारण है कि तवारीख लेखक नगरों में रहते थे। ऑप्शन है कि अभिकथन ए एवं कारण आर दोनों सही हैं एवं कारण अभिकथन ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी अभिकथन ए एवं कारण आर दोनों सही हैं परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी अभिकथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। ऑप्शन डी कि अभिकथन ए गलत परंतु कारण आर सही है। तो आंसर हमारा इसमें जो हमारा अभिकथन दे रखा है ये भी ठीक है और जो रीजन है, जो कारण दे रखा है वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन अहोम सेना का सेनापति था? ऑप्शन है ए लाचित बरफुकन, बी शामल बरफुकन, सी काचारी या डी डफलास। ठीक है, तो आंसर है इसका हमारा ऑप्शन ए लाचित बरफुकन, ये ओम सेना का सेनापति था। ठीक है, अब हमारा प्रश्न नंबर 2, देखिए ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। ठीक है, तो 2 नंबर का है तो इसलिए मैंने इसमें आपके 2 ही पॉइंट लिखे हैं। जो आप आंसर लिखेंगे वो बिल्कुल अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे, ऐसा नहीं कि आप आंसर को बहुत लेंथी आपको लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 उदाहरणों की सहायता से घरेलू कार्य का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है कि घरेलू कार्य परिवार के सुचारू संचालन और सदस्यों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, उदाहरण है कि देखिए खाना बनाना परिवार को पौष्टिक खाना देकर स्वास्थ्य और ऊर्जा देता है जिससे वे काम कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा है कि घर की सफाई, तो स्वच्छ वातावरण बीमारियों से बचाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 ये है कि राष्ट्रकूट राजाओं ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार किया। देखिए अथवा का मतलब होता है एक। आपको ये 3 में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं तो आपको दोनों में से एक करना है, लेकिन मैं आपको दोनों के आंसर बताएं, जो भी आपको इजी लगे वो आप आंसर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है कि राष्ट्रकूट राजाओं ने सैन्य विजय, रणनीतिक गठबंधनों और कुशल प्रशासन के जरिए अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, दूसरा है कि उन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया और कन्नौज पर कब्जा करके अपनी शक्ति स्थापित की। ठीक है, अब है आपका अथवा वाला कि चोल मंदिरों में के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी। तो आंसर है
चोल मंदिरों के साथ धार्मिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां जुड़ी थी। दूसरा है कि पूजा स्थलों के साथ साथ सामाजिक जीवन के केंद्र बनाती थी। पुजारी, नृतक, संगीतकार, रसोइये तथा शिल्पकार जैसे कई लोग काम करते थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, इसमें भी 2 हैं। ठीक है। पहला है कि स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आंसर है कि स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। पहला है कि स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका लोगों को सस्ती या मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। ठीक है। दूसरा है रोगों की रोकथाम और नियंत्रण करना, स्वास्थ्य शिक्षा देना और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराना है। ठीक है। अब अथवा वाला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आंसर है सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की विशेषताएं। पहला है रोगों की रोकथाम। यह बीमारी के इलाज के बजाय बीमारी को फैलने से रोकने पर ध्यान केंद्रित करती है। दूसरा है सस्ती सेवाएं। इसका लक्ष्य सभी नागरिकों, विशेषकर गरीबों और वंचितों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, पर्यायवास की व्याख्या कीजिए। पर्यायवास का मतलब क्या है, ये आपको बताना है। यह वो प्राकृतिक वातावरण है जिसमें कोई जीवधारी रहता है और इस वातावरण को न सिर्फ अपनी उपस्थिति से प्रभावित करती है अपितु अपने जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इसके संसाधनों का उपयोग भी करती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, देखिए ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर का है, तो इसमें हमने 3 पॉइंट लिखे हैं। पहला है कि जनसंचार माध्यम के आय के किन्हीं स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो आंसर है कि जनसंचार के माध्यम के आय के स्रोत, पहला है विज्ञापन। ठीक है। जनसंचार माध्यमों की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है। जो एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं ना टीवी में या किसी पे भी, तो उससे उन लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। फिर आपका सब्सक्रिप्शन, इस मॉडल में दर्शक सीधे मीडिया आउटलेट को भुगतान करते हैं। तीसरा है सामग्री बिक्री, मीडिया कंपनियां अपनी बनाई हुई सामग्री को अन्य प्लेटफॉर्म को बेचकर आय अर्जित करती हैं। ठीक है। फिर आपका अथवा वाला क्वेश्चन कि जनसंचार माध्यम लोकतंत्र में किस प्रकार की भूमिका अदा करते हैं। तो को 3 नंबर का, तो इसलिए हमने 3 पॉइंट इसमें लिखे हैं। आंसर है कि सूचना का प्रसार, देश विदेश की घटनाओं, सरकारी नीतियों और सामाजिक मुद्दों की जानकारी जनता तक पहुंचाते हैं। दूसरा, सरकार और जनता के बीच संवाद, जनता की समस्याओं और मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकारी कार्यों को जनता तक। ठीक है। तीसरा है निगरानी और पहरी, सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर नजर रखते हैं, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करते हैं। प्रश्न नंबर 7, अमेजन बेसिन की जलवायु की समीक्षा कीजिए। देखो 3 नंबर का, तो हम 3 ही पॉइंट लिखेंगे। तो आज पहला है कि अमेजन बेसिन की जलवायु मुख्य रूप से गर्म और आर्द्र है। ठीक है। यहाँ का तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य रहता है। थर्ड पॉइंट, यहाँ 1750 मिलीमीटर से 3000 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होती है। ठीक है। अब अथवा वाला क्वेश्चन है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु की समीक्षा कीजिए। पहला है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु मुख्य रूप से मानसूनी है। ठीक है। दूसरा, यहाँ जून सितंबर में भारी वर्षा होती है जो क्षेत्र की उर्वरता के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा है कि गर्मियाँ गर्म और आर्द्र होती हैं और यहाँ क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, पहला इसमें कि सिख साम्राज्य के प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक है। और अथवा वाला है कि मराठा साम्राज्य के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो हम पहले बात करेंगे सिख साम्राज्य का प्रभाव। पहला है शक्तिशाली सेना, सिख साम्राज्य ने यूरोपीय मॉडल पर एक सुसज्जित और प्रशिक्षित सेना बनाई जो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी। ठीक है। इसके बाद दूसरा है विशाल साम्राज्य, रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख मसलों को एकजुट कर एक विशाल धर्मनिरपेक्ष साम्राज्य का निर्माण किया। तीसरा है आर्थिक समृद्धि, राजस्व प्रशासन और व्यापार पर ध्यान केंद्रित करके साम्राज्य ने पंजाब में समृद्धि लाई। ठीक है। नंबर 4, सांस्कृतिक आदान प्रदान, सिख शासकों ने कला और साहित्य को संरक्षण दिया। 5वां है खालसा राज की अवधारणा,
रणजीत सिंह द्वारा स्थापित खालसा राज की अवधारणा ने एक स्वतंत्र सिख राज्य की आकांक्षा को जन्म दिया। ठीक है, अब है हमारा अथवा वाला क्वेश्चन कि मराठा साम्राज्य के प्रभाव। पहला पॉइंट है कि मराठा साम्राज्य ने मुगलों को कमजोर किया। दूसरा, लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं जगाई। तीसरा, शिवाजी ने 8 मंत्रियों की एक परिषद पर आधारित एक सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचा बनाया। चौथा, उन्होंने चौथ और सरदेशमुखी जैसे करों की प्रणाली लागू की जिससे राजस्व में वृद्धि हुई। पांचवा है, मराठों ने कला, स्थापत्य और साहित्य के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे भारतीय विरासत समृद्ध हुई। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखो, ये हमारा 5 नंबर का है तो हमें इसमें लिखना होगा। ठीक है, लेकिन देखो क्वेश्चन है कि पृथ्वी की स्थलमंडलीय प्लेटों की विभिन्न गतियों की व्याख्या कीजिए। तो आंसर है कि पृथ्वी की स्थलमंडलीय प्लेटें मेंटल में धीमी संवहन धाराओं के कारण लगातार गतिमान रहती हैं जिससे भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण जैसी घटनाएं होती हैं। ये प्लेटें मुख्य रूप से 3 प्रकार की सीमाएं बनाती हैं। देखो ये क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का है, लेकिन हमने इसमें क्योंकि इसकी ऑलरेडी सीमा ही 3 होती हैं तो हम इसमें 5 पॉइंट भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो जितने जिसमें पॉइंट बनते हैं उतने उसमें पॉइंट लिखेंगे क्योंकि इसमें जो हमारी गतियां हैं वो 3 ही तरह की होती हैं। तो पहला है अभिसारी सीमा कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं और टकराती हैं तो वो बनाती हैं अभिसारी सीमा। ठीक है, और दूसरा है अपसारी सीमा कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है, तो वो कहलाती है आपकी अपसारी सीमा। और तीसरा है रूपांतर सीमा, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के समानांतर विपरीत दिशा में खिसकती हैं तो उसको बोलते हैं हम रूपांतर सीमा। ठीक है, तो देखिए ये आपके क्वेश्चन थे और अब हम बात करते हैं अनुच्छेद की। देखिए जो अनुच्छेद वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको बिल्कुल भी अलग से कुछ नहीं करना होता है। आपको एक बार जो पैराग्राफ दे रखा होता है उसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए, उसको समझिए और उसके बाद उसके आंसर आप दीजिए। ठीक है, आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर इसी पैराग्राफ में दिए हुए होते हैं, अनुच्छेद में दिए होते हैं जिसको पढ़ के हमें वो आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, और कोई आंसर नहीं भी मिलता है तो उसको आप अपनी समझ से कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद को हम पढ़ते हैं कि शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा। सुविधाहीन समाजों की मदद करने को भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार हमारे लिए क्यों आवश्यक है। हम सबको पता है कि समानता क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है कि सभी को समान अवसर मिलते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखो इसमें समानता है ना, ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो कि सभी को समान अवसर मिलते हैं, सभी को समान, तो कोई इसमें सब कुछ लिखा है, आपको बस अवसर लेना कि सभी को समान अवसर मिलते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से इसका आंसर लिख देंगे कि सभी को समान अवसर मिलते हैं। दूसरा है कि सरकार किन समाजों की मदद करने के लिए योजना कार्यक्रम चलाती है। तो आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक लगातार असमानता का व्यवहार हुआ है उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ठीक है, तो आप इसका 2 का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे इन 2 लाइनों में। ठीक है, और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं अवसरों की समानता सुनिश्चित करने में कैसे मदद करती हैं, उदाहरण सही समझाइए। देखो इसमें लिखा है ना कि 2 तरीके से इनको लागू किया गया है। पहला तो कानून के द्वारा, ठीक है, तो आप इसको यहीं से लिख सकते हो कि सरकार ने 2 तरीके से इसको, यहाँ से तीसरे का आप आंसर लिख देंगे कि पहला कानून के द्वारा, ठीक है, और दूसरा है कि और दूसरा सरकार की योजना कार्यक्रमों के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि उन लोगों को मदद मिल रही है। ठीक है, अब अनुच्छेद 11, दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी की व्यवस्था एक साधन है। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान हैं इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में
बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था बिक्री का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ा का उचित मूल्य प्राप्त होता है। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है कि दादन व्यवस्था क्या है, तो पहली ही लाइन में लिखा हुआ है कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। ठीक है। फिर दूसरा है कि बुनकरों का व्यापारी के ऊपर निर्भरता को कम करने में सहायक किसी एक व्यवस्था का नाम लिखो। देखो इसमें लिखा हुआ है उस व्यवस्था का नाम है सहकारी व्यवस्था। ठीक है, ये आपका दूसरे का आंसर है, सहकारी व्यवस्था। ठीक है, तो सहकारी व्यवस्था एक ऐसा साधन है जिसमें लोगों को लाभ मिलता है। ठीक है, उनकी जो निर्भरता है वो कम हो, व्यापारी के ऊपर जो निर्भरता है वो कम हो जाती है और संस्था का नाम है सहकारी संस्था। फिर तीसरा कि सहकारी संस्था बुनकरों की आय बढ़ाने में किस प्रकार मदद करते समझाइए। देखो इसमें लिखा है ना कि सहकारी संस्था बिक्री का कार्य भी करती है। ठीक है, तो यानी कि वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं और सहकारी संस्था बिक्री का कार्य भी करती है। ठीक है, तो ये जब उनका बिक्री का कार्य करती है तो ये संस्था उनकी आय बढ़ाने में सहायता करती है। तो आप तीसरे का आंसर यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारा अनुच्छेद 12। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्वेदी शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट चट्टान दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपरपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने शैलों को अंतर्भेदी शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लेई मसाले तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि लावा किसे कहते हैं, तो पहली ही लाइन में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही क्या है, लावा। तो यहाँ पे आपका पहला आंसर हो गया। ठीक, दूसरा है कि दक्कन पठार किस प्रकार की शैलों से बना है, तो लिखा हुआ है कि दक्कन का पठार बेसाल्ट शैलों से बना है। तो यहाँ पे आपका ये दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद तीसरा कि बहिर्वेदी और अंतर्वेदी आग्नेय शैलों में क्या अंतर है। ठीक है, देखो तो ये बताना है कि जो पहला है हमारा बहिर्वेदी। तो देखो बहिर्वेदी जो शैल है इनकी जो संरचना होती है वो बहुत महीन दानों वाली होती है। तो यहाँ से आप एक लाइन लिख दोगे कि इनकी जो बहिर्वेदी शैल है इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। ठीक, एक लाइन यहाँ से तीसरे के लिए। ठीक है, और दूसरा है कि देखो जो अंतर्वेदी शैल है इसमें का यहाँ से लिख दोगे कि ये धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े दानों का रूप ले लेती। तो ये इन दोनों का अंतर हो जाएगा। तो आपका इसका क्वेश्चन भी यहाँ से आपका आंसर इसका मिल जाएगा तीसरे का। ठीक है, तो इसमें देखो जितने भी अनुच्छेद है ना आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस अनुच्छेद को पढ़ना है, उसको समझना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना, फिर आंसर आपको उसमें से ही मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 13। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के लगभग बराबर हो। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई जिसके कारण इन्हें जागीरें मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो पहला है क्वेश्चन कि अकबर के शासनकाल में जागीरों का आकलन क्यों किया जाता था। देखिए इसलिए किया जाता ताकि यहाँ से आप लिखेंगे इसका आंसर, ताकि उनका राजस्व मनसबदार के वेतन के लगभग बराबर रहे। लिखा है ना पहले लाइन में कि अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था। क्यों किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के लगभग बराबर रहे। तो पहले का आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि औरंगजेब के समय मनसबदारों को जागीर मिलने में देरी का कारण क्या था। ठीक है, तो देरी का कारण यही था कि जो मनसबदारों की जो संख्या थी, दूसरे का आंसर हम यहाँ से लिखेंगे कि मनसबदारों की
संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण इन्हें जागीर मिलने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। ठीक है, और इसलिए इनको वेतन मिलने में भी कमी हो गई थी। ठीक है, तीसरा कि औरंगजेब के शासनकाल में जागीरी व्यवस्था में आए परिवर्तनों का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए क्या था, किसानों की जो आय थी वो कम होने लगी। तो देखो ये है कि बस अपने शासनकाल अंतिम औरंगजेब ने इन परिवर्तनों पर वो नियंत्रण नहीं रख पाया था। ठीक है, और जिस कारण किसानों को अत्यधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आप यहाँ से तीसरे का आंसर आप लिखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ठीक है, ये 4 हमारे अनुच्छेद थे। आप खुद देख लीजिए कि इसमें से आपको अलग से कुछ याद नहीं करना, अनुच्छेद को पढ़िए, आंसर आपको अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा मैप है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इसमें तो देखिए कि भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में किन्हीं दो को उपयुक्त चिन्हों की सहायता से दर्शाया, उनके नाम लिखिए। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा राजस्थान और तीसरा है कर्नाटक। ठीक है, तो 3 में से 2, लेकिन मैंने मैप में तीनों ही आपके लिए लिखे हुए। फिर है कि विश्व के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं 3 को उपयुक्त चिन्हों की सहायता से दर्शाइए। पहला है दक्षिण अमेरिका, दूसरा हिंद महासागर और तीसरा उत्तरी अमेरिका और चौथा है यूरोप। ठीक है, तो एक बार हम मैप देख लेते हैं। देखिए मैप में आप देख लोगे कि ये आपका राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, जो भी आप याद रख पाए, 3 में से आपको 2 लिखने हैं। ठीक, इसके बाद है हमारा वर्ल्ड मैप, विश्व का मैप। ठीक है, इसमें देखो ऊपर की तरफ ही आपका दक्षिण अमेरिका, नीचे उत्तरी अमेरिका, फिर सबसे नीचे हिंद महासागर और इधर ही हमारा यूरोप। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये मैप भी आप कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा 7th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आपके एग्जाम अभी आने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट था। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें, ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।